नमस्कार। आज हम सब गज़ल पाठ पढ़ेंगे जो कि दुष्यंत कुमार जी के साए में धूप नामक गज़ल संग्रह से ली गई हैं। आपने ये पंक्तियाँ तो ज़रूर कहीं सुनी या पढ़ी होंगी कि एक जंगल है तेरी आँखों में, जहाँ मैं राह भूल जाता हूँ, तो किसी रेल सी गुज़रती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ। ये पंक्तियाँ भी दुष्यंत कुमार जी ही ने लिखी हैं, लेकिन उनकी जो पंक्तियाँ थीं, उनकी कविताएं थीं, उनके काव्य संग्रह थे, ज़्यादातर प्रेम से भी बहुत अलग सामाजिक व्यवस्था पे ही लिखे गए। जैसे कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है यही सूरत बदलनी चाहिए, मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। यानी जो उनकी रचनाएं थी, सामाजिक दुर्व्यवस्था पे उन्होंने जोर दिया, कटाक्ष किया। जो साए में धूप थी वो भी उनकी आपातकाल के दौर पे लिखी गई, जिसमें कि राजनीतिक अव्यवस्था का दौर था, उस पर उन्होंने लिखा। आपातकाल 1975 में जब लगा, उसी समय की बात है। आज 2020 चल रहा है, तो उस समय क्या रहा होगा माहौल, तो उस बारे में वर्णन किया। साथ ही साथ जनता पर भी उन्होंने कटाक्ष किया कि जनता की जो स्थिति थी कि वह उसके अंदर संघर्ष करने की शक्ति नहीं थी। तो उन्होंने इस संग्रह के माध्यम से ये बताने की कोशिश की नहीं कि समाज के प्रबुद्ध वर्ग को आगे आना होगा, अपनी लेखनी के बल पे आवाज़ उठानी होगी। तो शुरू करते हैं कविता। कहते हैं गज़ल, कहते हैं कि कहाँ तो तय था चिरागां हर घर के लिए, यहाँ कहाँ चिराग भी मैसर नहीं शहर के लिए। कहाँ तो तय था चिरागां हर घर के लिए, कहाँ तो चिराग मैसर नहीं शहर के लिए, यहाँ दरख्तों के साये में भी धूप लगती है, चलो यहाँ से चले उम्र भर के लिए। तो कह रहे हैं जब स्वतंत्रता का दौर था, तो स्वतंत्रता से पहले लोगों ने सपने देखे थे कि जब हमारा देश स्वतंत्र होगा, तो कहाँ तो तय था चिरागां हर घर के लिए। हर घर के लिए चिराग तय था कि रोशनी हर जगह होगी, हर तरफ हर घर में खुशहाली आएगी। जो ये अंग्रेज़ प्रताड़ित कर रहे हैं, हम स्वतंत्र होंगे ना, तब हम अपने अनुसार जिएंगे। तो कहाँ तो तय था चिरागां हर घर के लिए, कहाँ चिराग भी मैसर नहीं शहर के लिए, और कहाँ चिराग एक दीपक भी मैसर नहीं, उपलब्ध नहीं है। किसके लिए? शहर के लिए। शहर के शहर खाली हैं। तो यहाँ पर चिराग एक तरफ अगर रोशनी का प्रतीक है, तो एक तरफ निराशा। कहाँ चिराग भी मैसर नहीं शहर के लिए। आगे कहते हैं यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें उम्र भर के लिए। अब दरख्त मतलब होता है पेड़। तो कह रहे हैं अब ये एक तरीके से विरोधाभास है, ऑक्सीमोरन है कि पेड़ के नीचे तो छांव लगनी चाहिए। ये कह रहे हैं यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चले उम्र भर के लिए। अब दरख्त प्रतीक हो सकते हैं, जैसे घर बार को भी आप ले सकते हैं, घर परिवार को ले सकते हैं, विद्यालय को, अस्पताल को ले सकते हैं, या शासन व्यवस्था को भी ले सकते हैं। दरख्त घर के लिए अगर देखा जाए तो जहाँ प्रेम, सौहार्द, विश्वास होना चाहिए, तो दरख्तों में साए लग रहे हैं, दरख्तों के साए में धूप लग रही है, विश्वास ही नहीं रहा। विद्यालय जो अगर शिक्षा का मंदिर है, अगर वहाँ ठीक से नहीं व्यवस्था हो रही है, शिक्षा दी जा रही है, तो वहाँ दरख्तों के साए में। अगर चिकित्सा के क्षेत्र में ले लेंगे, तो जहाँ पे अगर ठीक से चिकित्सा नहीं दी जा रही, तो दरख्तों के साए में धूप लग रही है। यह शासन व्यवस्था, जहाँ से जनता को उम्मीद है कि हमको कानून सही रास्ता बताएगा, ठीक है, सही तरीके से निर्णय होगा, वहाँ पे भी दरख्तों के साए में धूप लग रही है, यानी वहाँ भी ठीक से निर्णय ना हो। तो कभी वही कह रहे हैं यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है। 1975 का दौर बता रहे हैं, कह रहे हैं यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती, चलो यहाँ से चले उम्र भर के लिए। ये निराशा का प्रतीक है। जनता का कभी कदार मन ये होने लगता था कि नहीं, यहाँ से अब तो कहाँ, इस भारत के लिए हमने ये सपने देखे थे, लेकिन अब तो यहाँ पर रहने का मन ही नहीं करता। आगे कहते हैं ना हो कमीज़ तो पाँवों से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं सफ़र के लिए। ठीक है, तो कहते हैं कि ना हो कमीज़ तो पाँवों से पेट ढक लेंगे। अब भारत के लोग कितने सीधे साधे हैं, ठीक है। उस समय इतना ज़्यादा पढ़ाई लिखाई का भी नहीं था, जैसे आज़ाद 1975 तक बहुत ज़्यादा हर इंसान शिक्षित नहीं था। तो
शिक्षा के आंकड़े कम थे, तो कह रहे कि तो इंसान के अंदर संतोष की एक प्रक्रिया थी। हमारे यहाँ कहा जाता है ना, संतोषम परम सुखम। तो ना हो कमीज़ तो पाँवों से पेट ढक लें, कमीज़ नहीं है तो कह रहे पाँवों से पेट ढक, कोई देखने ना पाए मेरा खाली पेट है, तो कोई ये ना जानने पाए हम कितने भूखे हैं, ठीक है। तो पाँवों से पेट ढक लेते थे, यानी पेट सिकोड़ करके सो जाएंगे, भूखे रह जाएंगे। तो कहते हैं कि ये लोग कितने मुनासिब हैं सफ़र के लिए, तो ये लोग तो कितने मुनासिब हैं, कह रहे हैं ये लोग तो कितने ज़्यादा योग्य हैं, अनुकूल हैं सफ़र के लिए। किसके? राजनेताओं के सफ़र के लिए। अच्छा है, आवाज़ ही नहीं उठा रहे हमारे लिए, तो ठीक है। शासन क्या, शासन चाहती है कि भाई लोग आवाज़ उठाएं, जब लोग आवाज़ ही नहीं उठा रहे हैं, अपने पेट को पैरों से ढके ले रहे हैं, तो उनके लिए भी आराम है, उनके लिए मुनासिब है। आगे कह रहे हैं कि खुदा न सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नज़ारा है नज़र के लिए। मिर्ज़ा गालिब ने एक शेर कहा था कि हमको पता है जन्नत की हकीकत, हमको पता है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल बहलाने के लिए ख्वाब भी अच्छा है। ठीक है, यह ख्याल अच्छा है, दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है। तो हमको पता है जन्नत की हकीकत, पता है ना जन्नत की, कि जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। स्वर्ग भी यही है, नरक यही है, जन्नत यही है, दोज़ख यही है। तो ठीक है, वही बात यहाँ पे कह रहे हैं दुष्यंत जी कि खुदा न सही आदमी का ख्वाब सही, ईश्वर नहीं है लेकिन एक भगवान से, अरे भगवान तो देख ही रहा है ना, भगवान देख ही रहा है, बस आदमी का ख्वाब ही सही, एक सपने के सहारे कभी वो दिन आएंगे ठीक हो जाएंगे, कभी तो अच्छे दिन आएंगे। आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं, संघर्ष नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक भरोसे से, भाग्य के भरोसे चलता चला जा रहा है। तो कह रहे कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। नज़ारा मीन्स कि एक भाग्यवादी होकर के कभी आएगा दिन, एक यही नज़ारा सोच सोच कर अपने ख्यालों में ही खुश रहते हैं हर भारतीय। अब आगे कहते हैं, वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए। कहते वे मुतमईन हैं, वे आश्वस्त हैं। कौन? शासन। शासन आश्वस्त है कि वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता। वे जानते हैं कि ये लोग हैं, ये लोग तो कुछ आवाज़ उठाएंगे नहीं हमारे लिए, ठीक है। मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए, लेकिन बोले कि नहीं, अगर आपकी आवाज़ में असर होगा तो बड़े से बड़ा पत्थर पिघल सकता है। तो कह रहे हैं हम बेकरार हैं। दुष्यंत जी कहते हैं मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए, मेरी आवाज़ में इतना असर होगा ना कि एक दिन शासन को मेरी तरफ सुनना पड़ेगा। आगे कहते हैं तेरा निज़ाम है सिलदे ज़ुबान शायर की, यह एहतियात ज़रूरी है गुल इस बहर के लिए। ठीक है, बहर, बहर होता है छंद, गज़ल में छंद लिखे जाते हैं ना, तो उसको बहर कहते हैं। तो कहते हैं कि तेरा निज़ाम है सिलदे ज़ुबान शायर की, निज़ाम होता है शासन, तुम्हारा भाई शासन का दौर है ना। तो कह रहे हैं कि वो तुम्हारे लिए सही भी है भाई, अगर तुम दबाओगे नहीं बात को तो तुम शासन ही कहाँ कर पाओगे। लेकिन कह रहे हैं कि ये एहतियात ज़रूरी बहर के लिए। कह रहे समाज का अगर प्रबुद्ध वर्ग, जैसे चिकित्सक, चिंतक, विचारक, ठीक, कवि, शायर, अगर ये शासन से दब करके रहना, अपनी ये लोग अगर डर के मारे कुछ अपनी बात नहीं कह पा रहे ना, तो वहाँ शासन क्या होता है, शासन तो बुरा होता चला जाता है। तो कह रहे हैं कि इसीलिए मैं तो शायर हूँ, कह रहे हैं ना कि तेरा निज़ाम है सिलदे ज़ुबान शायर की, मैं तो शायर हूँ, तुम्हारा शासन है, तुम तो मेरी ज़ुबान सिलोगे ही सिलोगे। लेकिन कह रहे हैं ये एहतियात ज़रूरी है इस बहर के लिए। लेकिन जो शायर होता है, शायर को अच्छी बात है एहतियात से लिखेगा अपनी शायरी, यानी कि लिखेगा भी, वो अपनी बात भी कह देगा और तुम मेरे खिलाफ बोल भी नहीं पाओगे। तो एहतियातन हम अपनी शायरी लिखेंगे, वही कह रहे हैं ये एहतियात तो ज़रूरी है इस बहर के लिए। आगे कह रहे हैं जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। आगे कहते हैं गुलमोहर, गुलमोहर प्रतीक किसका है? गुलमोहर से पता ही चला कोई फूलों से भरा एक पेड़ जिसकी छाँव में बैठ के खुशबू आएगी, छाँव मिलेगी। ये एक तरीके से भारत का प्रतीक भी कह सकते हैं। भारत के लिए हमने सपने देखे थे ना, एक खुशबूदार सुगंधित हमारा भारतवर्ष जिसकी छाँव में बैठ के हमको आराम मिलेगा, ठीक है। तो कह रहे हैं कि हमने ये सोच रखा है, कह रहे हैं कि जिए तो अपने बगीचे की गुलमोहर के लिए। मैंने सोचा था कि इसी गुलमोहर के लिए हम जिएंगे, यानी अपने भारतवर्ष में रहते हुए हम अपनी बात को कहेंगे और मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। आगे कह रहे हैं कि अगर हम गैर की गलियों में भी अगर मर गए, यहाँ से दूर भी गए, लेकिन हमारी अंतरात्मा भारत के लिए, वहाँ से रह के हम अपने भारत के लिए आवाज़ उठाएंगे। तो कह रहे हैं मरे तो गैर की गलियों में भी गुलमोहर के लिए, यानी हमारा जो अंतरात्मा
यहाँ पर अगर गुलमोहर भारतवर्ष का प्रतीक है, हमारी अंतरात्मा हमारे भारतवर्ष के लिए, जिए तो जिए अपने देश के लिए, मरे तो मरे अपने देश के लिए। तो ये थी दुष्यंत कुमार जी की गज़ल। धन्यवाद।